नमस्कार, जय योगेश्वर। रसायन विज्ञान के तीसरे लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं और यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है और समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में संतुलित समीकरण के लिए बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उसको यहाँ पे हम एकदम विधि पूर्वक क्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण महत्व क्या होता है, मतलब क्यों हमको कोई भी समीकरण दिया है तो क्यों संतुलित करना है। क्योंकि एक नियम है जिसको हम कहते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी परमाणु भाग लेते हैं उनके द्रव्यमान का न तो विनाश होता है और न ही निर्माण होता है, इसलिए समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। ठीक है, तो किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक परमाणु की संख्या क्या होती है, संतुलित होती है, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। अब ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या होता क्या है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का, किसका द्रव्यमान का, परमाणु के जो उसमें भाग ले रहे हैं या फिर जो बन रहे हैं, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। ठीक है, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अर्थात अभिकारक के प्रत्येक परमाणु की संख्या उत्पाद के प्रत्येक परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अगर आ जाएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, तो ये आप लिखेंगे, इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और आगे क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि या नियम। ठीक है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि ये नहीं पूछेगा, लेकिन कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दे देगा, असंतुलित रहेगा, उसको कैसे संतुलित करोगे ये पूछेगा। तो कुछ नियम है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या किया रहेगा कि कोई अभिक्रिया दिया रहेगा। ठीक है, अभिक्रिया में क्या दिया रहेगा कि मान लो कि दिया है कि आयरन को जब भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए और इसको संतुलित भी कीजिए। ये 3 नंबर का, ऐसे मतलब इस प्रकार से पूछेगा तो 3 नंबर का आएगा, या फिर आपको डायरेक्ट रासायनिक समीकरण देगा और उसको संतुलित करना होगा। तो मान लो कि आपको कोई रासायनिक अभिक्रिया दिया है। ठीक है, अब इसमें दिया है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया दिया तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को सूत्र एवं प्रतीक के रूप में लिखते हैं और तथा उनके चारों तरफ क्या कर देंगे, बॉक्स बना देंगे। ठीक है, सभी सूत्र या प्रतीक के चारों तरफ क्या बना देंगे, बॉक्स बना देंगे। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आयरन को भाप के साथ अभिक्रिया कराए जाने पर आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो इनका हम प्रतीक या सूत्र लिख लेते हैं। तो आयरन का प्रतीक होता है Fe। ठीक है, ये सॉलिड होता है, इसको हम किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, भाप के साथ। भाप का भी सूत्र क्या होता है, H2O होता है, गैस लिख देंगे तो भाप हो जाएगा। इसके साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमको आयरन ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, आयरन ऑक्साइड मिलेगा और उसके साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो ये संतुलित नहीं है, ये असंतुलित है। तो क्या करेंगे, नीचे क्या लिखा है कि असंतुलित समीकरण को क्या करेंगे, पहचानिए। असंतुलित रासायनिक समीकरण को जो हम पहचानेंगे फिर उनके तत्वों की संख्या की एक सूची बना लेंगे। सबसे पहले पहचानिए कि संतुलित है कि असंतुलित। देखो Fe यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे Fe कितना है, 3 है, तो इसका मतलब ये असंतुलित है। तो इनके पहले इनके चारों तरफ क्या बना देंगे, एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, बॉक्स क्यों बनाते हैं, जब आप इसको सीख जाएंगे तो तब बॉक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नियम में अगर कहा है तो इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे। जब बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स के अंदर हमको कुछ नहीं करना है, समझ रहे हो ना, कि बॉक्स क्यों बनाया जा रहा है। बॉक्स इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हम बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन न करें, जो भी करें बॉक्स के आगे की तरफ करना है, न तो इधर न तो ऊपर न तो नीचे, हमेशा आगे परिवर्तन करना है। ठीक है, क्या परिवर्तन करना है, देखो, असंतुलित समीकरण को पहचान करेंगे और उनकी तत्वों की क्या बना लेंगे, सूची बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जैसे मान लो कि सूची कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अभिकारक। ठीक है, अभिकारक, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, उत्पाद, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, तत्व। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रत्येक तत्व लिखेंगे। तत्व जैसे Fe हो गया तो यहाँ पे Fe लिख देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ पे H लिख देंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया तो यहाँ पे O लिख देंगे। अब देखो कि Fe अभिकारक में कितना है, तो Fe अभिकारक में कितने हैं, केवल 1 है, ये ना, कोई संख्या नहीं दिखाई दे, मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। और उसके बाद उत्पाद में कितने हैं, उत्पाद में देखो 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3। और फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर भी 2 है।
ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, ये 2 नहीं, 2 इसका है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि आयरन और ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। तो फिर उसके बाद सूची हमने जान लिया कि असंतुलित समीकरण है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए, सुविधा के लिए सबसे अधिक असंतुलित तत्व वाले यौगिक का चुनाव करते हैं, फिर एक एक करके सभी को संतुलित करते हैं। सबसे पहले हम किस तत्व का चुनाव करेंगे, आप किसी भी तत्व का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अगर आसानी से समीकरण को संतुलित करना है तो सबसे पहले उस तत्व को चुनो जो सबसे अधिक असंतुलित है। देखो, एक अभिकारक में 1 है ऑक्सीजन और उत्पाद में कितने हैं, 4 हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो, इसको संतुलित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 4 है ना, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे जैसे बताया गया। अगर इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अभिकारक में हमको क्या करना है, 4 का गुणा करना है, तो ये अभिकारक है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं Fe और H2O है, H2O लिख लेंगे, H2O लिख लेंगे और एरो बना देंगे। यहाँ पे कितना है, Fe3O4 है, इसके चारों बॉक्स बना देंगे और यहाँ पर भी H2 लिख लेंगे, यहाँ पर भी बॉक्स बना देते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि ये 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे कितने का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे। बॉक्स के बाहर ही करना है ना, अंदर कुछ नहीं करना है, 4 का गुणा करेंगे। लेकिन जब 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए ना, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, और 2 हाइड्रोजन को अगर 8 में बदलना है, जैसे यहाँ पे तो 4 का गुणा हो गया तो 8 हो गया। अब 2 हाइड्रोजन को 8 बनाना है तो इसमें भी कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कितने का गुणा कर दो, 4 का। अब देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस होंगे, लेकिन ये क्या हो गया, आयरन, आयरन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 का गुणा कर देंगे। अब ये पूरी तरीके से क्या हो गया, संतुलित समीकरण हमारा बन चुका है। अब संतुलित समीकरण जब बन चुका है तो यहाँ पे ये बॉक्स की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्यों लगाया गया था, ताकि बॉक्स के अंदर हम कुछ ना करें। अब इस क्या करेंगे, फिर उसके बाद संतुलित करने के बाद बॉक्स हटा देते हैं, ठीक है। अब इन सभी बॉक्स को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे 3 है, 3 लिख देंगे, 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O एरो, Fe3O4 प्लस 4H2O। अब इस प्रकार से क्या हो गया, हमारा संतुलित समीकरण बन चुका है, ठीक है। तो ये संतुलित समीकरण बन चुका है। अब इसको क्या करेंगे, आप लोग इसको लिख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। और अभी इसके बाद और पढ़ते हैं, इसको क्या करिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को और सूचनात्मक कैसे बना सकते हैं। मतलब कोई भी रासायनिक समीकरण इस प्रकार से लिखें ताकि उसके बारे में हमको बहुत सारी चीजें जानकारी मिल जाए। देखो क्या होता है वो, देखो पहला क्या है कि कैसे बनाएंगे, अभिकारकों तथा उत्पादकों की भौतिक अवस्थाओं को हम क्या करेंगे, दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर कोई अभिकारक हो या उत्पाद हो, कुछ भी हो, अगर वो ठोस अवस्था में है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में उसके बाद यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आयरन यानी लोहा तो ठोस ही होता है, तो इसके आगे हम स्मॉल यस का प्रयोग करेंगे और ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट से क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे। और अगर कोई द्रव अवस्था में हो, अगर कोई भी अभिकारक या उत्पाद द्रव अवस्था में हो, जैसे कि मान लो कि मेथिल अल्कोहल द्रव अवस्था में होता है, तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या लगा देंगे, लिक्विड लगा देंगे, ठीक है। मेथिल अल्कोहल द्रव अवस्था में होता है तो वहां पे हम लिक्विड लगा देंगे। गैस अवस्था होने पर कोई भी अभिकारक या उत्पाद अगर गैस अवस्था है तो जी का प्रयोग करेंगे, गैस यानी जी, स्मॉल जी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसमें कहा है जैसे ये, क्योंकि आयरन जो होता है वो केवल भाप से क्रिया करता है और भाप एक प्रकार का जल का वाष्प होता है यानी गैस होता है, ठीक है। जलीय विलयन अगर है, जलीय विलयन का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, कोई पदार्थ है जिसको जल में मिलाया गया है तब उसको यूज किया जा रहा है तो उसको हम जलीय विलयन कहेंगे, ठीक है। अब जलीय विलयन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो जलीय विलयन होगा वो क्या होगा, वो हो गया एक्वस होगा, ठीक है। ये हो जाएगा जलीय विलयन। और ऑक्सीजन भी जब प्लांट में बनता है, पौधों में बनता है, तो वहां पर भी ये भी क्या रहता है, जलीय अवस्था में यानी जल में ही घुला रहता है। बस मेरा नहीं इतना। और जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बाहर लेते हैं तो वो गैस होती है, लेकिन जब शरीर के अंदर चली जाती है, रिएक्शन होता है तो क्या होता है, जलीय विलयन होता है। तो AQ लिखेंगे। और H2O भी क्या होता है, लिक्विड होता है, क्योंकि पौधे के अंदर है तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जल तो जल होता है ये।
अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। देखो अवक्षेपण अपक्रिया होती है, उसको हम बाद में समझते हैं जब रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार समझेंगे। ठीक है, अवक्षेप क्या होता है ना कि किसी भी रासायनिक को दो विलयन लेंगे, उसको आपस में मिलाएंगे तो उसमें एक अघुलनशील ठोस पदार्थ उत्पन्न होता है, उसी को अवक्षेप कहते हैं। और जब अवक्षेप प्राप्त होता है तो उसके लिए हम पीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अभिकारक या उत्पाद के बाद जो भी हो उसके बाद हम क्या करते हैं, तीर का निशान नीचे की तरफ लगा देते हैं, क्योंकि जो ठोस बनेगा वो विलयन के अंदर जाकर बैठ जाएगा, नीचे जाके बॉटम में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। ये रासायनिक समीकरण थोड़ा संतुलित नहीं है तो इसको कर देखो, यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। यहाँ पे Fe 3 है, यहाँ पे 3 कर देते हैं। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो 2 को 8 बनाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा, तो 4 का। हमेशा याद रखना है गुणा करना पड़ेगा, और छोटे गुणांकों का उपयोग करेंगे। ठीक है, छोटे गुणांक का उपयोग करेंगे समीकरण को संतुलित करने के लिए। इसको हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसमें देखो कभी कभी रासायनिक अपक्रिया में ताप, दाब तथा उत्प्रेरक का भी प्रयोग होता है। ठीक है, ताप का भी उपयोग हो सकता है। ताप का प्रयोग का मतलब किसमें होता है कि जैसे मान लो कि इसमें N2+H2, इसमें ताप का प्रयोग भी क्या होता है, किया जाता है। इसमें कितने ताप का प्रयोग किया जाता है, देखो इसमें किया जाता है 300 डिग्री सेल्सियस ताप का प्रयोग होता है, और दाब का प्रयोग कितना होता है, 200 ATM। ठीक है, ATM क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी वायुमंडलीय दाब। जैसे इस समय हमारे शरीर पर कितना दाब लग रहा है, वायुमंडलीय दाब, तो 1 ATM दाब इसमें लग रहा है। तो 1 ATM कहाँ और 200 ATM कहाँ, तो मतलब 200 गुना ज्यादा वायुमंडलीय दाब लगाकर और 300 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाकर फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाकर क्या बनाया जाता है, अमोनिया गैस बनाई जाती है, जिसका प्रयोग खाद में किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो इसको भी कितने दाब की आवश्यकता होती है, 340 ATM दाब की आवश्यकता होती है। 340 ATM यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसको नोट में आप लोग लिख लेना कि ATM का मतलब क्या होता है। देखो ATM का मतलब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब ये एटमॉस्फेरिक को हम क्या बोल सकते हैं कि 1 ATM कितना होता है, 1 ATM लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, 1 ATM होता है 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल होता है। पास्कल क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक होता है, इसको हम PA से दर्शाते हैं। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, और 1 ATM में इतने पास्कल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि उसके बाद हम क्या समझेंगे, उसके बाद ये समझते हैं कि और इनको कहाँ लिखते हैं, उत्प्रेरक भी आ सकता है, जैसे कि N2H2 को हमने पहले समझ लिया कि इसमें आयरन होता है, मोलिब्डेनम होता है, उत्प्रेरक का काम करता है, उसको भी हम तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन संतुलित नहीं है तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे, और यहाँ पे 2 का गुणा, 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, पूरा हो गया। ये संतुलित समीकरण है, इस पहले से इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे हम कितने कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, 6 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 6 है तो यहाँ पे 6 का गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 और 6 यहाँ पर भी 6 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12 6 18, और यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12 6 18 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये संतुलित समीकरण हो गया। अब उसके बाद नीचे जिंक देख लेते हैं, और उसके बाद क्या लिखा है कि सांद्रता दर्शाने के लिए, सांद्रता भी दर्शाया जा सकता है। सांद्रता मतलब उस पदार्थ में कितने पानी मिला है, अगर कम पानी मिला है तो वो सांद्र विलयन होगा, और बहुत ज्यादा पानी मिला है तो वो तनु विलयन होगा। तो उसको दर्शाने के लिए हम अभिकारक या उत्पाद के पहले क्या करते हैं ना, तनु या सांद्र लिखते हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे तो डाइल्यूट लिखते हैं, DIL, और अगर इंग्लिश में लिखना है, मतलब हिंदी में लिखना है तो तनु लिखते हैं, और सांद्र के लिए कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, और CONC लिख देते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम जिंक के अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तो यहाँ पे हमको क्या लेना होता है, तनु H2SO4 लेना होता है। फिर यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, तन्वीय सांद्र के रूप में इसको हम दर्शाते हैं। ये रिएक्शन जब देखते हैं तो तब अपक्रिया से हमको बहुत सारी चीजों का जानकारी हो जाती है। तीसरा क्या है, उत्क्रमणीय अपक्रिया। देखो उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं और उसी उत्पादक से फिर वही अभिकारक बना सकते हैं। ऐसे अपक्रिया को हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। तो उसके बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे, उत्क्रमणीय चिन्ह का प्रयोग करते हैं, रिवर्सिबल
सिंबल का प्रयोग करते हैं, जो कि ये होता है। ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि हाइड्रोजन गैस लिया और आयोडीन लिया, इन दोनों को आपस में क्रिया करवा दिया तो HI बन गया। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 आई मतलब आयोडीन है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। और इसके बीच में हमने रिवर्सिबल चिन्ह का प्रयोग किया है, क्योंकि H2I2 से क्रिया करवाएंगे तो HI बनेगा, फिर HI को तोड़ सकते हैं तो H2 और I2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमने क्या किया है पूरा आपको बता दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिएगा, और फिर उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, ताकि उनको भी इसके बारे में पता रहे। और अगर वीडियो क्वालिटी सही नहीं है तो उसको क्या करिए, आप इसका रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं ना। इधर देखेंगे 3 डॉट रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, वहां पे क्लिक करके क्वालिटी पे जाइए, फिर इसको एडवांस कर दीजिए। एडवांस में जाने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको 360 pp देखिए, 420 pp देखिए, तो इससे वीडियो आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, अगर इसमें कोई भी चीज न सुनिए तो आप उसको कमेंट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम मिलते हैं अगले नए लेक्चर में। धन्यवाद।